हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक मॉडल्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी चैप्टर का ये पार्ट है और उस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि जब तक आप इंट्रोडक्शन के जो टॉपिक्स हैं वो नहीं समझते, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल एक अच्छी समझ बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मॉडल्स आर मेयरली द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। जो भी हम मॉडल्स बनाते हैं वो रियलिटी को सिंप्लीफाई करके बताई होती है बात। द इकोनॉमिक रियलिटीज आर सो इंट्रिकेट एंड इन्वॉल्व सच इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द interrelated variables that a direct approach to them seems to be almost impractical। असल ज़िंदगी में इकोनॉमिक रियलिटीज़ में अगर हम देखें तो वेरिएबल्स आपस में इतने तरीके से जुड़े होते हैं कि मतलब एकदम से जो उनके आपस में रिलेशनशिप है उनको एकदम से डायरेक्ट अप्रोच से जो है करना काफ़ी मुश्किल है, डायरेक्टली एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम मॉडल की शेप में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर फलां चीज़ हुई तो फलां रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, इट हैज़ नेसेसिटेटेड एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मॉडल बिल्डिंग इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो इकोनॉमिक साइंसेज में जो वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप को आपस में डिस्कस करने के लिए इकोनॉमिक साइंसेज के अंदर मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस जो है काफ़ी शुरू से चलता आ रहा है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव for which this approach is adopted is to explain the economic process in a way which abstracts from the innumerable माइनर फोर्सेस एंड इननुमरेबल जितनी भी मतलब कई जो माइनर फोर्सेस हैं वो जो हमारे मॉडल को असर डालती हैं एंड फ्यू मेजर वंस। तो बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने का जो है वो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम एक्सप्लेन कर सकें कि हमारा जो मॉडल है वो किन किन वेरिएबल से असरदार होता है और कौन कौन से वेरिएबल्स किस किस तरीके से असर डालते हैं। तो इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग असर को डिफाइन करते हैं तो अलग अलग मॉडल्स बना देते हैं। एन इकोनॉमिक मॉडल कंसिस्ट्स सिंपली ऑफ अ ग्रुप और सेट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, each one of which involves at least one variable that also appears in at least one other relationship which is पार्ट ऑफ द मॉडल। तो बेसिकली इसमें ये बताया कि भाई जो भी इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, आपस में रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। तो कम से कम हर एक मॉडल में कम से कम एक रिलेशनशिप तो बताया ही होगा ना, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो कॉपमैन्स कंसिडर अ मॉडल टू बी अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा था मॉडल एक जो सेट होता है, स्ट्रक्चर का एक ढांचा होता है जो बताता है कि हर एक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ईच स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ सेट ऑफ इक्वेशंस एक्सप्रेसिंग द इंटर रिलेशनशिप या इंटर रिलेशंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस इट बिकम्स पॉसिबल टू डिटर्मिन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंडोजीनस वेरिएबल्स फ्रॉम द गिवन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सोजीनस वेरिएबल्स। तो वो बताते हैं कि कॉपमैन ने ये कहा है कि मॉडल एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, हर एक ढांचा इक्वेशंस को दिखाता है और वो इक्वेशंस इकोनॉमिक वेरिएबल से बनी हुई हैं और वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आते हैं। द सिंपल macroeconomic market model combines demand and supply relationship for the determination of the price and the amount exchange। तो सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल लेके चलें डिमांड एंड सप्लाई का, तो वो बताता है डिमांड सप्लाई जहाँ इक्विलिब्रियम है, कहाँ कितना माल बिका और कितना माल खरीद लिया, जिस प्राइस पे खरीदा डिमांड सप्लाई बराबर हुई तो इक्विलिब्रियम प्राइस। इट में बी एक्सप्रेस एज QD, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू Q1 माइनस अल्फा P, ये इक्वेशन 1 दे दी। QS मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, ये है Q2 प्लस BP, इसको इक्वेशन 2 दे दी और इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड सप्लाई बराबर होगी। द अबव अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिनोट firstly a demand function which is based on the assumption of maximization of utility by the consumers। तो हम ये मान के चलें कि जो भी डिमांड फंक्शन है वो एज्यूम करके चल रहा है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए, कंज्यूमर रैशनल है। सेकेंडली देयर इज अ सप्लाई फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ द बिजनेस यूनिट्स। तो जो सप्लाई फंक्शन है QS ये इस चीज़ पे बेस्ड है, ये अजम्पशन मान के चल रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जाएंगे। द थर्ड इक्वेशन डिनोट्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। जो थर्ड इक्वेशन है QD इज इक्वल टू QS, ये हमें बताती है कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिमांड सप्लाई जब बराबर होंगी तब होगी। इन द अबव सेट ऑफ इक्वेशंस QD एंड QS आर रिस्पेक्टिवली द क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विच आर डिमांडेड एंड सप्लाइड इन द मार्केट। तो ये जो QD और QS ऊपर इक्वेशंस बताई थी ये एक टाइम पीरियड की इक्वेशंस है, ठीक है ना, इसमें टाइम लैग की नहीं है। लैग कब आएगा, जब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Q1 एंड Q2 अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ये जो है Q1 Q2 और ये जो अल्फा और बीटा है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, द नेगेटिव साइन ऑफ द अल्फा इंडिकेट्स
that the demand function shown by the first linear equation slopes negatively। तो ये जो नेगेटिव निशान है इसमें नेगेटिव रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये इसका नेगेटिव हो गया और जो सप्लाई कर्व यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अ पॉजिटिव साइन अटैच्ड टू बीटा शोज द सप्लाई फंक्शन हैज़ गॉट अ पॉजिटिव स्लोप। तो सप्लाई फंक्शन जो है इसकी पॉजिटिव स्लोप होगी और जो डिमांड फंक्शन है उसकी नेगेटिव स्लोप होगी। यहाँ दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, ये इक्विलिब्रियम बन गया। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। Given the demand and supply relations and the condition of market equilibrium, the equilibrium price is P0। equilibrium price P0 है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर रहते हैं। This price will stay as long as forces affecting the demand and supply function remains unchanged। यही इक्विलिब्रियम फिक्स रहेगा जब तक कोई ना कोई डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर इफेक्टिंग है वो डिमांड को या सप्लाई को चेंज ना कर दें। गिवन द अबव थ्री इक्वेशंस इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। तो ये पहली इक्वेशन डिमांड वाली, सप्लाई वाली और ये इक्विलिब्रियम वाली। तो हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है डिमांड वाला पार्ट Q1 वाली इक्वेशन ये यहाँ लिख दी और सप्लाई वाली यहाँ लिख दी, ये दोनों बराबर कर दिए। अब इनको सॉल्व करने के लिए ये जो Q2 है मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, ये नेगेटिव हो गया और ये जो माइनस अल्फा बाई पी है ये दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो गया। तो Q1 माइनस QT इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से हमने P कॉमन निकाल लिया और जो ब्रैकेट है उसमें अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अगर मैंने प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इफ़ वी एज्यूम सम इमेजिनरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड राइट द डिमांड फंक्शन इन दोज टर्म्स, जैसे मैंने इमेजिनरी वैल्यूज़ लिख ली यहाँ पे कोई भी, तो Q1 जो है यहाँ पे हमने 200 ले लिया, Q2 जो है 80 ले लिया, अल्फा और बीटा की भी वैल्यूज़ ले ली। तो अगर हम प्राइस के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। तो मतलब हमें इकोनॉमिक मॉडल्स ये बताते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स की रियल नंबर है तो रिलेशनशिप के हिसाब से किस किस तरीके से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। इफ़ इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹24, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई आर तो क्या होगा, ये वाली जो इक्वेशन है अगर इसमें प्राइस ये जो P है ये हमने कितना निकाल लिया 24, तो अगर हम यहाँ पे 24 प्लॉट कर देंगे तो हमारे सामने डिमांड सप्लाई आ जाएगी जो कि बराबर है, ठीक है। Although the economic models have the limitations that they do not explain in detail all the characteristics of the variables involved in the model, yet they amply show that any event or force which tends to reduce the supply will push the equilibrium price and vice versa। हालांकि हम इकोनॉमिक मॉडल्स ये नहीं बताते कि भाई डिटेल में नहीं बताते कि हर एक वेरिएबल का क्या क्या असर रहेगा, उसका क्या क्या तरीके से असर रहेगा, बट हमें मॉडल्स ये बता देते हैं कि अगर कोई भी जो वेरिएबल्स हैं उनको जो फैक्टर इफेक्टिंग है वो अगर चेंज आ गया तो फैक्टर इफेक्टिंग के चेंज होने से जो इक्विलिब्रियम की मूवमेंट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये था एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो कि किस तरीके से मॉडल्स में इक्वेशंस को जो है इन्फ्यूज़ किया जाता है और किस तरीके से उनकी वैल्यूज़ को डाल के जो है इकोनॉमिक मॉडल्स के आंसर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।